तो जैसे कि हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम जो था उसकी कुछ विशेषताओं को हमने देख लिया था। और थोड़ा सा देखने जाके हमने जो भारत शासन अधिनियम जो 1919 का जो था उसके साथ में हमने 1935 का भारत शासन अधिनियम को थोड़ा कंपैरिजन तरीके से या फिर उसके साथ में जोड़कर हमने देखने का प्रयास किया था। और कुछ जो बिंदु थे हमने जैसे उनको हमने समझने का प्रयास किया था। और आज का हमारा जो बचा हुआ जो भाग है, जो 3-4 जो पॉइंट्स हमारे बाकी हैं उसके, उनको हम पूरा कर लेंगे। और आज ये हमारा जो टॉपिक है 1935 का भारत शासन अधिनियम, वहाँ इसके साथ ही पूरा हो जाए। तो हमने जब हम भारत शासन अधिनियम 1935 की जो मुख्य बातें पढ़ रहे थे उसमें एक हमने बात पढ़ी थी जिसको हम कह रहे थे भारत सचिव, या इसी को हम बोल रहे थे भारत मंत्री। तो 1935 से पहले और 1919 के बाद में ब्रिटेन ने एक व्यक्ति को भारत में देखरेख के लिए और यहाँ की जो प्रशासन की जो समस्त गतिविधियां होती थी उनकी रिपोर्ट ब्रिटेन में प्रस्तुत करने के लिए एक यहाँ पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जिसको हम बोल रहे थे भारत मंत्री, और उसी को हम कह रहे थे भारत सचिव। इसके संबंध में हम यहाँ पर सुनने का प्रयास करेंगे। और उस विभाग का नाम था भारत परिषद। तो इसमें इसका महत्वपूर्ण रोल रहता था। अब क्या होगा कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम जो रहा उसमें इस भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर जो भारत मंत्री जो होता था, जो भारत में सर्वेसर्वा होता था, उसको यहाँ पर बिल्कुल संकुचित अर्थ में यहाँ पर रखा गया कि उसकी जो सर्वेसर्वा जो भी शक्ति है उसके पास में थी वह बिल्कुल लिमिटेड कर दी गई। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो भारत परिषद की समाप्ति, ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या होगा, एक परामर्शदाता यानी एक इसके ऊपर भी या इस पर भी कंट्रोलिंग के लिए एक परामर्श दाता की एक कमेटी बनाएगी जिसमें अधिक से अधिक कम से कम 3 लोग और अधिक से अधिक 6 लोग, इसमें एक उस परामर्शदाता की जो कमेटी बनी उसमें ये लोग होते थे। अच्छा, इनका क्या कार्य था कि इनका जो कार्य था शासन के संबंध में अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो वह सुझाव किसको देना, भारत मंत्री को प्रेषित करना। अच्छा, यहां से दिया गया जो परामर्शदाता कमेटी, इस कमेटी के द्वारा दिया गया सुझाव भारत मंत्री माने या नहीं माने ये भारत मंत्री के विवेक पर निर्भर करता था। लेकिन एक और बात हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर परामर्शदाता की जो कमेटी थी, इस कमेटी ने अगर भारत मंत्री को या भारत सचिव को अगर किसी सार्वजनिक कार्य के लिए अगर किसी प्रकार का कोई अपना सुझाव रखा है या फिर कोई बात है जो सार्वजनिक हित के लिए है, अगर ऐसी बात अगर इस कमेटी ने भारत मंत्री को प्रेषित की है तो भारत मंत्री बिल्कुल बाध्य था इनकी बात को मानने की। यानी कि इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे उसमें भारत मंत्री को एक बहुत ही पावरफुल, उसको बहुत सारी शक्तियां दी गई थी। तो उसको यहाँ पर बिल्कुल इस 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इसके तहत इसकी जो शक्तियां थी इनको बिल्कुल लिमिटेड कर दी गई। अच्छा, इन पर एक कंट्रोलिंग के लिए एक कमेटी का और निर्माण कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम रहा इसमें एक ये महत्वपूर्ण बदलाव हमें देखने को मिलता है। दूसरा है
ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। हमने क्या देखा था कि हमने फेडरल कोड के बारे में इससे पहले पढ़ लिया था और आज के वर्तमान के साथ में हमने सुप्रीम कोर्ट को जोड़ते हुए भी कुछ डिस्कशन कर लिया था। और यहाँ पर क्या था कि अगर संसद के दोनों सदनों में अगर किसी भी प्रकार का केंद्रीय व्यवस्थापिका अगर संशोधन करने का प्रयास करती है या फिर जो राज्य सरकार जो होती है प्रांतीय व्यवस्थापिका जिसको हम कह सकते हैं, अगर वहां भी अगर किसी भी बात में या किसी भी कानून में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन करने का प्रयास करती है तो उसे संशोधन के प्रस्ताव को भेजने का तो अधिकार था केंद्रीय व्यवस्थापिका और राज्य प्रांतीय व्यवस्थापिका जिसको हम राज्य सरकार बोलते हैं, उन दोनों को अधिकार तो था प्रस्ताव भेजने के लिए, लेकिन उस प्रस्ताव के अनुरूप अगर किसी भी प्रकार का बदलाव या संशोधन करे या नहीं करे, यह ब्रिटिश संसद के अपने विवेक पर निर्भर होता था कि अगर वो उनकी बात माने या नहीं माने। इससे ये एक बात और स्पष्ट होती है कि जो सर्वोच्च संसद को हम कह सकते हैं, यहाँ भारत में हो रहा था ये सब कुछ जो घटना हो रही थी, लेकिन भारत से हटकर उन सभी का एक अंतिम जो निर्णय होता था वो कहाँ पर होता था, ब्रिटेन में ही होता था। यानी कि यहाँ पर जो भी व्यवस्थापिका जो होती थी वहाँ व्यवस्थापिका ब्रिटेन की एक कठपुतली के अनुसार कार्य करती थी। इसको हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम जो था उससे ब्रह्मा, अदन और बराक इन तीनों को अलग अलग होना पड़ा। इसमें से एक जो ब्रह्मा था वह हमारा एक पड़ोसी देश थी जिसको हम वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं, वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं। तो ये हमारा एक पड़ोसी देश था। इस भारत शासन अधिनियम 1935 के आने के बाद में इस ब्रह्मा को भारत से अलग होना पड़ा और ये कब हुआ 1937। इसी के अनुरूप अदन को इंग्लैंड को सौंप दिया गया और जो बराक था उसको मध्य प्रांत का एक भाग बना दिया गया। तो इस तरीके से 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता देखने को हमें यहाँ पर मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम जो था उसको हमने 1919 का भारत शासन अधिनियम जो था उसके साथ में जोड़ने का हमने प्रयास किया। उसमें और यहाँ पर क्या समानताएं पाई गई या कुछ क्या नया हुआ या फिर क्या जो पुराना था वह यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, इन सभी बातों को हमने निचोड़ कर देखने का प्रयास किया। तो बहुत सारी बातें इसमें अच्छी थी और भारत के लिए भी अच्छी थी, लेकिन एक यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशेषता हमारे सामने ये आती है कि इसमें एक प्रस्तावना का बहुत बड़ा क्यों? क्योंकि इसमें जो अनुच्छेद 321 और जो परिशिष्ट या भाग जिसको हम बोलते हैं उस समय थे 10। तो इतना बड़ा ये भारत शासन अधिनियम 1935 था, लेकिन इसकी जो प्रस्तावना थी वह प्रस्तावना एज इट इज जैसे भारत शासन अधिनियम 1919 जो था उसकी एक कॉपीराइट यहाँ पर की गई उसमें, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया, इसलिए इसको एक भारत शासन अधिनियम 1935 की एक कमी के रूप में इस बात को यहाँ पर देखा जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि उच्चायुक्त का पद। अब यहाँ पर क्या होता है कि इससे पहले हम देख रहे थे कि जो भी था कंट्रोलिंग
पर हमने एक निचोड़ कर एक बात देखी थी, वो थी कि भारत में जो कंट्रोलिंग की जो व्यवस्था थी वह पूरी तरीके से इंग्लैंड के हाथों में थी। और यहाँ पर हम अब देखेंगे कि ऊंचाईयुक्त का पद। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम 1935 जो था उसमें भारतीय उच्च अधिकारी पद जो था यहाँ पर रखा गया। भारतीयों को उच्च पद पर यहाँ पर रखा गया, लेकिन ऐसे पदों पर रखा गया जहां पर वहां पूरी तरीके से सर्वे सर्वा नहीं होकर किसी के अंडर में कार्य करेंगे। जैसे कि अगर किसी एक विभाग का अगर कोई एक विभाग दे दिया गया, लेकिन उसके ऊपर उसका मेन हेड और है और फिर इसके नीचे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कार्य को निष्पादन करने का कार्य कर रहे हैं। तो भारतीय लोगों को उच्च पदों पर तो रखा गया और ये व्यवस्था 1919 का जो भारत शासन अधिनियम जो था उसके अंतर्गत चली और यहाँ पर भी चली, रखा गया। लेकिन पूरी तरीके से उनको एक पावरफुल नहीं बनाया गया, जिस प्रकार से जो इंग्लैंड के जो ब्रिटेन के जो कुछ व्यक्ति जो होते थे उनके अनुसार उनको शक्तियां नहीं दी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हमने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वहाँ पढ़ा, उसकी मुख्य बातें पढ़ी, उसकी एक एक विशेषताओं को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से यह टॉपिक समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी वहाँ इससे आगे की जो हमारे सिलेबस के अनुसार जो क्लास रहेगी उसके हिसाब से निश्चित ही क्लास ली जाएगी। और आप सभी को इस बात के लिए थैंक यू। ओके।